मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आरजे भावना और सुप्रभात, मैं हूँ आरजे भय पाठक। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। इस वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे के दिवस पे हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संदीप खन्ना सर और डॉक्टर तरुण राउत सर और हमारी बोलती बुक यूनिट की कार्यक्रम निर्माता श्रीमती चेतना गोला मैम और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, इसको हम इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे सेरिब्रल पाल्सी से संघर्ष करने वाले, अदम्य साहस रखने वाले हमारे भाई बहन, उनके जीवन में उत्साह, समाज में उनके प्रति जागरूकता और उनको मुख्य धारा में लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी, इस बार का थीम यूनिक और यूनाइटेड है। इस कार्यक्रम को 2012 में वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी अलायंस ने मनाने की स्टार्टिंग की थी। उसी साल से हम लोग प्रति वर्ष वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे मनाते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करें और हम अपने सम्मानीय अतिथिगण और अधिकारीगण से निवेदन करेंगे कि मंच पे आए और कृपया दीप प्रज्वलित करें। सभी को नमस्कार। और मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं, बच्चों से पहली बार मिल रहे हैं, हमारे गेस्ट से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो मेरा नाम है चेतना गोला और हमारे यहाँ जैसा कि अभय ने बताया अभी कि बोलती पुस्तक इकाई और हमारा रेडियो स्टेशन है, तो मैं वहाँ प्रोग्राम प्रोड्यूसर के पद पर काम करती हूँ। और अब बात आती है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आरजे भावना और आरजे अभय, एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक अच्छे दिन, एक अच्छी शुरुआत के लिए। तो बच्चों और हमारे गेस्ट लोग जो सब आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हम पूरा NIVH परिवार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। मैं आज बताना चाहूँगी कि हम लोग आज वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे मना रहे हैं और इस कार्यक्रम को में आज सम्मिलित होने के लिए हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे साथ आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर से हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी टीचर्स आप स्कूल का। और हमारे साथ आज पारुल रावत मैम है और संगीता लिंबू मैम है और उनके साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो सबके लिए तालियां प्लीज। हमारे साथ बहुत अहम जो
कार्यकर्ता जिन्हें बोलते हैं, वो है हमारी आशा वर्कर्स, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे साथ हैं। उन सबके लिए जोरदार तालियां। एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। जो आए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमारे साथ निदान ग्रुप से भी कुछ मनोविज्ञान के MA के छात्र हैं, तो अगर वो सब पहुंच चुके हैं तो आप सबके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। महत इंद्रेश हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। आसरा ट्रस्ट से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। हमारे साथ पेरेंट्स हैं और केयर गिवर्स हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर 2 कोर्सेज हो रहे हैं जो कि दिव्यांगजन के लिए 2 नए कोर्सेज शुरू हुए हैं। उसमें से एक है रेडियो जॉकी का कोर्स जो कि दृष्टि दिव्यांग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए शुरू हुआ है, और एक है हमारे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के कोर्स के भी बच्चे। जरा हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, कौन कौन बच्चे हैं? वेरी गुड। तो चलिए जोरदार तालियां एक बार दोबारा सबके लिए। और विशेष रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी सहृदय की डॉक्टर तरुण रावत सर और डॉक्टर संदीप खन्ना सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है आपका कि आज आप लोग आए हैं और आज इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हम सबके साथ सेरिब्रल पैल्सी के बारे में बताएंगे लोगों को, और हम सब लोग इस बारे में जागरूक होंगे कि क्या होता है सेरिब्रल पैल्सी, क्योंकि हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं तो वो बहुत बढ़िया आज हमें इस बारे में बताएंगे। तो जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अब इसी कड़ी में हम डॉक्टर तरुण राव सर को बुलाना चाहेंगे। उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर एक वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट है और सर के पास 12 सालों का एक्सपीरियंस है। गोल्डन की आशा स्कूल में सर ने यह अनुभव प्राप्त किया और सर आनंद फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना की, जिसको 2017 में तक सफलतापूर्वक चलाया। उसके बाद सर ने दर्शनी फाउंडेशन ट्रस्ट की भी स्थापना की और वर्तमान में सर हिमालयन फिजियोथेरेपी और पुनर्वास क्लिनिक का स्थापना की और वहाँ पे सर सेरिब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए जागरूकता और पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण रावत। इंट्रोडक्शन तो उन्होंने मेरा दे चुके हैं। तो आज हम स्पेशली ये सेरिब्रल पैल्सी डे के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा हुआ है। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेरिब्रल पैल्सी होता क्या है। अपना डे तो हम मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि सेरिब्रल पैल्सी होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। तो सेरिब्रल पैल्सी को बोलते हैं कि जो हमारा इसका एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन पे जाएं तो ये एक क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मीन्स ये प्रोग्रेस नहीं करता है। इसमें जो डैमेज हुआ है वो एक वन टाइम रहता है और परमानेंट रहता है, और एक बार हुआ है तो ये दोबारा नहीं होगा, नॉन प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले इसकी वजह से जो कारण होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी को जो लोकोमोटर सिस्टम होता है वो हैम्पर्ड होता है, मतलब वो शरीर को चलाने में अक्षम रहता है। तो इसके अलग अलग भाग होते हैं कि कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, हाथ है, पैर है या फिर है, उसमें हम थोड़ा देर में आएंगे। तो सबसे पहले इसके हम कारण देखेंगे कि ये सेरिब्रल पैल्सी होता क्यों है। बेसिकली सेरिब्रल पैल्सी आपको समझ में आए कि ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन में कहीं पे कोई डैमेज हुआ है जिसकी वजह से बच्चा हाथ पे चलाने में अक्षम है। उसके बाद ये होता क्यों है, तो इसको हम जनरली हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेटल, एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। मीन्स कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ बर्थ और
बर्थ के बाद। तो सबसे पहले जो कॉज आता है इसमें वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो सकता है कि मदर को मतलब कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जैसे चिकन पॉक्स है, रूबेला इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस है, इनका मदर को इन्फेक्टेड हुआ, उस वजह से फीटस इन्फेक्ट हुआ, मीन्स जो बच्चा वूम में है, भ्रूण को उसका संक्रमण हुआ, उस वजह से उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, और वो फिर एक कारण है। दूसरा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हुआ, मतलब बहुत देर तक मतलब बच्चा बाहर नहीं आता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी है, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर हुआ। दूसरा उस टाइम पे होता है फोर्सेस डिलीवरी, जब बच्चे का हेड से फोर्सेस खींचते हैं तो उस टाइम पे अगर ओवर प्रेशर होगा तो उसका एक हेड इंजरी हो जाता है ना। उसके बाद आता है पोस्टनेटल, उसके बाद ये कॉजेज। तो इमीडिएट कॉजेज क्या होते हैं, एक तो आपका बच्चे का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एक उसकी वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। दूसरा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मेनिंजाइटिस हुआ, एंसेफेलाइटिस हुआ, ये ब्रेन को डैमेज करते हैं, तो ये भी एक उनके कारण है। या फिर हेड इंजरी, उसके बाद इमीडिएट कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, उस वजह से बच्चे का ब्रेन डैमेज हुआ, जिस वजह से वो हाथ पैर नहीं चला पा रहा है ना। फिर अब इसमें ये तो हुए कारण और सेरेब्रल पैल्सी होता है क्या। अब इसमें आता है कि हमारा जो बच्चे होते हैं उनको मतलब किस तरीके से उनको इम्पैक्ट करता है ना। तो इसमें हम इसको डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम इसमें बोलते हैं कि क्वाड्रिप्लीजिया या क्वाड्रिपैरेसिस। क्वाड्रिप्लीजिया क्वाड्रिपैरेसिस मीन्स जिसमें बच्चे के चारों हाथ पैर और पूरा शरीर जो होता है वो हिलाने में अक्षम होता है ना। फिर दूसरा इसमें आता है कि जैसे एक साइड हेमिप्लीजिया या हेमिपैरेसिस, मतलब या तो राइट साइड में राइट अपर ये आर्म और लेग दोनों काम नहीं करेंगे, या फिर लेफ्ट साइड में, इसको हेमिप्लीजिया हेमिपैरेसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डाइप्लीजिया या डाइपैरेसिस। डाइप्लीजिया डाइपैरेसिस में क्या होता है कि आपके दोनों जो पैर होते हैं वो आपके इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, और साथ में स्लाइटली आपके हैंड पे इफेक्टेड होते हैं। फिर एक होता है सिर्फ मोनोप्लीजिया, मीन्स सिर्फ एक ही लिंग इन्वॉल्व है, आइदर हाथ होगा या आइदर पैर, है ना। तो ये इसके टोपोग्राफिकली हम उसको ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऐसे मतलब किस तरह से इन्वॉल्व कर सकता है। फिर इसका जैसे क्लासिफिकेशन आता है कि सेरेब्रल पैल्सी कितने टाइप की होती है, मीन्स इसमें जरूरी नहीं है कि एक बच्चे सेरेब्रल पैल्सी वाला है तो एक ही तरह के सारी चीज़ें होंगी, सब अलग अलग बच्चे अलग अलग उसमें कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला आता है स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है कि जो टाइटनेस होती है मसल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चा उस वजह से क्या होता है बहुत रिजिड होता है, और उसकी जो मसल्स होती हैं बहुत टाइट होती हैं, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह ये सब डेवलप हो जाता है बच्चे में। और ये सबसे ज़्यादा सीवियर वाला केस होता है जिसमें जो स्पास्टिक सीपी है। फिर इसमें दूसरा आता है एथेटॉइड सीपी, एथेटॉइड डिस्किनेसिया इसको बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मसल पावर होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर हिल रहा है, मतलब हिलना वगैरह ज़्यादा होता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मसल पावर होती है, कहीं पे आपको टाइट लगेगी, कहीं पे बहुत लूज लगेगी, कहीं पे फ्लोलेस हो जाता है ना, कैची मूवमेंट होता है उसमें। और तीसरा जैसे इसमें आता है, इसमें आता है अटैक्सिक सेरेब्रल पैल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है कि जो आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट होता है, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ये हैम्पर्ड होता है। तो इसमें काफ़ी आपने देखे होंगे जो बच्चे मतलब चलते तो हैं लेकिन बहुत ऐसे इस तरह से चलते हैं कि जैसे शराबी चलता है, तो उसको बेसिकली ड्रंकन गेट बोलते हैं, लेकिन वो अटैक्सिक सीपी वो वाला होता है। उसमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता है, तो बच्चे को जहाँ पे अपना पैर रखना है वो एग्जैक्टली वहाँ पे न रख के दूसरी जगह पर रखते हैं, और अपने को बैलेंस बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इधर उधर चलता है। तो ये इसका इस तरह का क्लासिफिकेशन है। फिर इसमें बाकी आती है कि और क्या क्या है। अब ये तो सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी का हमने बताया, डेफिनेशन बताई उसका ये है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे नहीं आती है कि सिर्फ फिजिकल है। सेरेब्रल पैल्सी के साथ जो बच्चा फिजिकल इम्पेयरनेस के साथ साथ उसके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसका जो नॉर्मल आईक्यू है वो उससे भी थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा उसका जो स्पीच है उसकी स्पीच नहीं होती है, सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन मोस्टली मतलब जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं तो मोस्टली की स्पीच भी हैम्पर्ड होती है। स्पीच के साथ साथ उनका जो रूलिंग वाला सिस्टम होता है, मतलब बार रूल करना, फूक निकालना, गार निकालना, ये सब बहुत कॉमन होता है ना।
तो ये इनके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मतलब साथ में एसोसिएटेड विद फिजिकल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड दिस पर रूलिंग एंड स्पीच, ये सारी चीज़ें सेरेब्रल पैल्सी में आपको देखने को मिलेंगी जो बच्चे से अफेक्टेड होते हैं। फिर अब इसमें आता है कि इसके हम थेरेपीज में क्या क्या उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये मेन पार्ट होता है रिहेबिलिटेशन का, मतलब हम दोबारा से बच्चों को किस तरह से पुनर्वास में ला रहे हैं, मतलब दोबारा कैसे मेन स्ट्रीम में उसको लाएंगे, तो उसमें हम उसके लिए क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सिर्फ फिजियोथेरेपी का ही रोल नहीं होता, ये एक टीम वर्क है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, आपके स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। तो ये इनका एक टीम वर्क है पूरा। एक बच्चे के हिसाब से हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि उसको क्या क्या किस चीज़ की जरूरत होती है। तो ये इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो किसी तरह से उसको फिजिकली एबल्ड बनाए, स्पेशल एजुकेटर का काम होता है कि उसका इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है या फिर उसको जितना आता है उसको किस हिसाब से और ज़्यादा ग्रूम करे, एनहेंस करे। और उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का रोल होता है कि जो बच्चे की स्पीच नहीं है तो किस तरह से उससे वो कुछ वर्ड्स निकलवाए या कुछ वो बोले ताकि वो आगे अपना काम कर सके, है ना। और यही है। तो ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि किस तरह से अपने ऑक्यूपेशन को बहुत अच्छे से करना है। उसमें एसेसरी डिवाइसेस वगैरह होते हैं, वो भी सर आपको बताएंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उनको हेल्प आउट करते हैं, है ना। बाकी इसमें देखिए मिथ बहुत सारे होते हैं। किसी के घर में अगर बच्चा है, किसी ने देखा नहीं है, तो लोग उसको कुछ ही बोल सकते हैं तो देखो इनकी किस्मत में ये था या कुछ था। या फिर कई पेरेंट्स जो ऐसे होते हैं, हमने अपने लाइफ में मतलब देखा है सालों के एक्सपीरियंस में कि वो पढ़े लिखने होने के बाद भी वो क्या करते हैं कि आज भी मतलब अपने बच्चे को किसी बाबा के पास ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार करते हैं। तो ये सारी मिथ हैं कि उनको लगता है कि शायद बाबा जी कुछ बोलेंगे या कुछ होगा और चमत्कार हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब बोलने वाली बातें हैं। और ना ही ऐसी कोई दवाई है। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमारी दवाई खाइए तो दिमाग ठीक हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब मिथ हैं। तो उसके बाद में डॉक्टर संदीप सर से बोलूँगा कि वो आके आपको जनरली थोड़ा सा और आगे बताएं कि हम इसमें क्या क्या एसेसरी डिवाइसेस वगैरह टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने कई मतलब भ्रांतियाँ मिटाई, हमें भी नहीं मालूम था मतलब इतना। तो मैं अब इसी कड़ी में डॉक्टर संदीप खन्ना सर को बुलाना चाहूँगा। सर के बारे में आपको बता दूं कि सर पीएचडी स्कॉलर हैं। सर के पास 18 सालों का एक्सपीरियंस है और सर एक न्यूरोलॉजी और बाल चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ थेरेपिस्ट हैं और सर न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं प्रमाणित। वर्तमान में सर लतिका फाउंडेशन में डायरेक्टर ऑफ थेरेपी सर्विसेज पे कार्यरत हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर, आप आइए और हमें कुछ जानकारियाँ दीजिए। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप खन्ना है और काफ़ी सारे जाने पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो सबको नमस्कार है। सेरेब्रल पैल्सी के बारे में वैसे तो हम सब जानते ही हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको कि सेरेब्रल पैल्सी बेसिकली क्या होता है। तो दो शब्दों से बना है, सेरेब्रल मतलब ब्रेन, पैल्सी मतलब हानि। तो जब कोई मस्तिष्क को हानि होती है तो जिसकी वजह से मस्तिष्क अगर अपना काम सही रूप से ना कर पा रहा हो, उस दशा को सेरेब्रल पैल्सी कहा जाता है। जैसा कि इस साल का लोगो भी है, यूनाइटेड एंड यूनिक, वैसे ही सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे बहुत यूनिक होते हैं, जैसे हम सब होते हैं। जैसे हम सब अगर हम देखें तो हम इस कमरे में जितने भी लोग हैं, क्या हम एक जैसे हैं? हम सब लोग, हो सकता है दिखने में हमारी कद काठी लगभग सेम हो, हमारी दो आँखें, दो कान एक नाक है, लेकिन उसके बाद भी हम सब अलग हैं। ऐसे ही क्योंकि हर इंसान अलग है, ऐसे ही सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे भी सब अलग अलग हैं। और क्योंकि मस्तिष्क एक बहुत ही भगवान की एक अच्छी खासी बनाई हुई कृति है। वो आप देखें तो जैसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कभी अगर आपने दुकान पर जाके ठीक कराया हो, तो उसके कितने छोटे छोटे उपकरण होते हैं जिससे कि आप मोबाइल जैसी चीज़ को यूज़ करते हैं।
तो आप सोचिए कि हमारे दिमाग में किस तरह के सर्किट्स और चीज़ें जुड़ती होंगी तो आप वो कर पाते हैं जो आप कर पाते हैं। हमारी अलग अलग सेंसेशंस हैं, हमारी 5 इंद्रियां तो होती हैं जिनके थ्रू हम लोग सारी सिस्टम्स को समझते हैं। तो जैसे बच्चे अभी जो हैं वो फ़िलहाल सुन रहे हैं हमारी बात, है ना। जिन्होंने सुना उन्होंने हमारी तरफ देखा, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। अब देखो फिर सबने देखा, तो इसका मतलब सबके कान एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, है ना। उसके बाद अब हमने बोला ऐसे करो, तो जिसने देखा उसने करा, जिसने नहीं देखा उसने नहीं करा, या किसी ने करने का मन नहीं करा शायद इसलिए नहीं करा। उन्होंने बोला पता नहीं क्या करा रहे हैं हमसे ना। तो बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी डे पे हम लोग इसी तरह से बात करते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे बताना है आपको। तो बेसिकली मैं चाह रहा था कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी चल जाए, बट यहाँ की असिस्टिव टेक्नोलॉजी असिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए मैं वो सब आपको नहीं दिखा पाऊँगा जो मैं लाया था। शायद अभी शायद कोशिश कर रहे हैं मुकुल जी कोई और सिस्टम लाने की। थोड़ा काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेके आया था मैं दिखाने के लिए कि किस किस तरह के असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं हम सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में। देखिए, आई थिंक हम सभी किसके यहाँ पे किसके जेब में फ़ोन नहीं है? ज़रा हाथ उठा के बताइए किसके जेब में फ़ोन नहीं है अभी? वो मैडम ने मना किया ना, घर पे तो होगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को छोड़ के किसके जेब में फ़ोन नहीं है यहाँ पे? सबके फ़ोन है ना। तो हम सब लोग असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी के लोग ही असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम सब लोग असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। आप सब लोग चैट जीपीटी से रूबरू हैं, बच्चों को तो पता ही है, गूगल हम करते थे, आज के बच्चे सीधा चैट जीपीटी से पूछते हैं। और अब तो मैं अभी ऐड देख रहा था उस दिन, वो टीचर बता रही थी कि सिर्फ फ़ोटो खींच दो, तो किसी बच्चे को वो सम भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों सुनना नहीं है। तो फ़ोटो खींच के अगर चैट जीपीटी को आप देंगे तो चैट जीपीटी उसका आंसर दे देगा आपको। तो सोचिए अगर ये ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कितने फ़ायदे की हो सकती हैं उन लोगों के लिए जिनको असल में इसकी ज़रूरत है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी या सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए नहीं है, ये इस समय की मांग है। हम सब लोग उसके बिना अगर हम अछूते रह जाएंगे तो हम सब पीछे रह जाएंगे। तो जब हम फ़ोन के बिना नहीं काम कर सकते हैं तो उस तरह से, तो बेसिकली असिस्टिव डिवाइसेस बहुत तरह की हैं और उनसे हम किसी भी इंसान, चाहे वो सेरेब्रल पैल्सी के हों चाहे ना हो, हम उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का बेसिकली डेफिनेशन ही यही है कि वो जो चीज़ें आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ाए, उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। और सेरेब्रल पैल्सी के लिए ये बोलूँगा कि क्योंकि यूनिक है, क्योंकि बहुत ही हर बच्चा अलग है, और जैसे कि हमने बात किया हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही एक अलग, हमारा हम भी एक तरह से चलते फिरते रोबोट्स हैं अगर आप उस तरह से सोचें। तो जैसे रोबोट के इतने सारे अलग अलग सर्किट्स होते हैं, तारे होती हैं जिससे वो अपना काम करता है, ऐसे ही हमारे भी बॉडी में बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम अपने अलग अलग तरह से हम उसको जाहिर कर रहे हैं। तो जैसे तो उस तरह से बात है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि अगर हम वैसे बात करें तो शुरुआत में मैं कुछ फ़ोटोज़ लाया था, अभी शायद अगर चल जाएगा तो दिखाएंगे आपको। तो जैसे व्हील चेयर्स की बात करें तो हम सब लोग व्हील चेयर्स के बारे में तो जानते ही हैं। तो मोबिलिटी बढ़ाने की चीज़ें, जैसे हमारी टांगें हैं, हम टांगों पे चलते हैं, ऐसे कुछ लोग व्हील चेयर यूज़ करके चलते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस चलना ही है। अब व्हील चेयर्स भी बहुत तरह की हैं। कुछ डिपेंडेंट व्हील चेयर्स हैं जो लोग अपने हाथ पैरों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको दूसरा व्यक्ति जो पीछे से है वो धक्का दे रहा है, तो वो एक डिपेंडेंट व्हील चेयर है। एक एक्टिव व्हील चेयर होती है, जैसे कि भाई साहब यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मैं देख रहा था बड़े अच्छे से। आई थिंक आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, मैं इनका गेम भी देख रहा था उस दिन, तो इन्हें शायद अवार्ड भी मिला था पीछे भी, इन्होंने नेशनल्स में सिल्वर पदक लिया था इन्होंने। तो व्हील चेयर्स पे भी मेडल जीते जाते हैं। तो बात बेसिकली ये है कि व्हील चेयर्स भी अलग अलग तरह से चलने का एक माध्यम मात्र है। आने वाले टाइम में तो GPRS व्हील चेयर्स आने वाली हैं। GPRS व्हील चेयर्स के बारे में सुना है किसी ने? सुना है? क्या सुना आपने? हाँ, बच्चों ने बोला GPRS सुना। यस, देखिए ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। तो बेसिकली बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। आपका नाम क्या है? ऋषित सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बोला। आने वाले टाइम में GPRS व्हील चेयर्स आने वाली हैं, इस पर बहुत सारा आगे तक जा चुका है सर्च। बेसिकली क्या करना होगा कि केवल उसमें एंटर करना होगा अपनी होम लोकेशन, उस पर टप कर देंगे और व्हील चेयर अपने आप चल के जाएगी और आपको घर पहुँचाएगी। तो आने वाली टेक्नोलॉजी वहाँ तक आने वाली है। एक्सोस्केलेटन्स की बात हो रही है, जैसे हम आने वाले टाइम में, पहले ज़माने में हम लोग आयरन मैन, अगर आप लोगों ने देखी हो मूवी,
आयरन मैन जैसा बना था वो पूरा एक्सोस्केलेटन पहनता है और वो बाहुबली बन जाता है, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ देता है, उड़ता फिरता है। हालांकि वहाँ तक ना भी सही, लेकिन एक्सोस्केलेटन वाली बात भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये सब टेक्नोलॉजीज अभी दूर का खेल है, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ही वैसी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर हम सोचें, अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं, अगर हम थोड़ा सा अपना बुद्धि का उपयोग करें, थोड़ा सा हम समझें कि इस बच्चे की या इस इंडिविजुअल की नीड क्या है, तो हम टेक्नोलॉजी से उनको असिस्ट करके उनके जीवन यापन को डेफिनेटली बेटर तो बना ही सकते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का बेसिकली बात हो है। इसमें व्हील चेयर्स की बात हो रही है, इसमें स्टैंडिंग फ्रेम्स अगर आपने देखे हो तो बहुत सारे स्टैंडिंग फ्रेम्स आ गए हैं। जो लोग अपने आप से खड़े नहीं हो पाते हैं उनको खड़ा रखने के लिए स्टैंडिंग फ्रेम्स अलग अलग तरह के आते हैं। आजकल एक अगर आपने, हम सब लोग रील्स बहुत देखते हैं, अगर आपने देखा हो एक व्हील चेयर कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ स्टैंडिंग फ्रेम। तो केवल एक आपको लीवर खींचना होता है और जो बंदा बैठा हुआ है वो बैठे बैठे से खड़े में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको अगर अपने स्लैब पे कुछ काम करना है, आप रिसेप्शन पे किसी को बात करना चाह रहे हैं, तो आपने एक लीवर खींचा, आप स्टैंडिंग में आ गए और आपने उनको जो भी आपने आदान प्रदान किया, आपने कुछ खाना वाना बनाया, कॉफ़ी बनाई और आप फिर से व्हील चेयर पर वापस बैठे और आपने उस कॉफ़ी का खुद मज़ा लिया। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ बहुत तरह से हैं। मेरा बस ये कहना है कि हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। जो हमारा थीम का दूसरा वर्ड है, यूनाइटेड। अगर हम सब लोग मिल जाएं, अगर हम समझें कि हाँ हम इस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, इस इंडिविजुअल के लिए कुछ कर सकते हैं, और हम सब मिल के अगर जुगत लगाएं, हम दिमाग लगाएं, तो हम सोच के असिस्टिव टेक्नोलॉजी और आजकल के जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जोड़ जाड़ के हम उस इंडिविजुअल के लिए तो कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर पाएंगे। तो उस तरह से व्हील चेयर्स का हो गया, स्टैंडिंग फ्रेम्स हो गए, सीटिंग सिस्टम्स बहुत सारे आ गए आजकल। हमारी टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखें तो जैसे आपने कीबोर्ड्स तो देखें, तो कीबोर्ड्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। तो बड़ा कीबोर्ड होता है बच्चों के लिए, ताकि जब जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन में इशू, डॉक्टर साहब ने बताया कि कोऑर्डिनेशन का इशू होता है और अगर मान लीजिए इस पॉइंट को छूना है तो शायद वो बच्चा उस पॉइंट को नहीं छू पाएगा। तो अगर कीबोर्ड है या टैब है और उसको उस पॉइंट पे टच करना है तो टच करने में दिक्कत आएगी। तो अब बड़े कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें कि जो कीज़ होती हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं और डिफरेंट कलर की भी होती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी, आपको उसको स्पर्श करने में आसानी हो जाएगी, आप अपना अच्छे से जिस बटन को दबाना है उसको बटन को दबा सकेंगे। माउस तो आपने देखा ही है सब लोगों ने। आपने रिंग माउस देखा है? रिंग माउस देखा है किसी ने? तो जैसे माउस आता है, जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन इशू आता है और वो अपना हाथ उस पर स्थिर नहीं रख पाएंगे, माउस तो देखा, तो लेफ्ट पे क्लिक करते हो ना आप लेफ्ट माउस को, तो जिनको कोऑर्डिनेशन इशू आएगा, एथियोइड सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है और जिसमें कि स्थिर ना रख पा रहे हो अपने हाथों को, उसमें अब एक रिंग माउस आता है। रिंग माउस में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का आपका बटन होता है उसके ऊपर एक रिंग बनी होती है। तो उसके अंदर रिंग, जैसे आप अंगूठी पहनते हो ऐसे ही उस उंगली उस रिंग के अंदर चली जाती है और आपका हाथ नहीं हिलेगा, फिर तो आप आराम से उसको दबा पाएंगे। तो वो एक रिंग मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा आपके जैसे अगर आपका बच्चा इतना भी टच नहीं कर पा रहा है, वो अगर क्योंकि बटन बहुत छोटा है, तो आजकल मॉडिफिकेशंस आती हैं, इसमें टैब बटन्स आते हैं। अगर दिखा तो फोटो दिखाऊंगा। बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होता है, तो जैसे आप माउस को क्लिक करते हो एक छोटे से बटन को तब क्लिक होता है, उसका अटैचमेंट एक लग जाता है टैब बटन के साथ, जिसमें टैब बटन को, अगर आप इतना बड़ा बटन है उसको आप हाथ से, कोनी से, सर से दबा सकते हैं और दबा के भी इंडिविजुअल का इनपुट वो मशीन ले सकती है। तो उस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में भी हैं। इसी के साथ साथ आप अपने टॉयज़ को भी अडेप्ट कर सकते हो। तो जैसे कुछ टॉयज़ हैं आपके जिसमें कि आप चाहते हो कि बच्चा कॉज एंड इफेक्ट सीखे। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट सिखाना होता है ना, तो हम चाहते हैं कि बच्चा समझे कि जब ये होगा तब वो होगा। अगर आप थोड़ा रिलेट करें, आपके सबके घरों में बच्चे तो होंगे। अगर आप किसी छोटे से 6-7 महीने के बच्चों को भी आजकल अगर आप एक स्क्रीन दें तो पहला क्या करता है वो? टैप करता है सर उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप टीवी पे भी लेके जाएंगे उसको, तो टीवी पे वो स्लाइड करता है, बिकॉज आदत हो चुकी है। 6 महीने का बच्चा ये समझ गया है कि कॉज एंड इफेक्ट में अब मैं यूँ करूँगा तो अगला कुछ और हो जाएगा। और हम तो सारे वैसे ही रील्स वाले बनते जा रहे हैं, आधा घंटा पौना घंटा धड़ 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 10-10 सेकंड की रील और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अपने साइकोलॉजिकल कुछ कंसर्न्स हैं, वो किसी और दिन बात करेंगे। बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ बार बार की जाएगी वो चीज़ बच्चे सीखेंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ भी यही है। हम लोग कई बार असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इतने डिले कर देते हैं कि बच्चों को उसको उपयोग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आप सब लोग ये चीज़ मानेंगे कि जितना जल्दी शुरू किया जाएगा उतना बेहतर होगा ना। अर्ली इंटरवेंशन की तो बात ये होती है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, तभी तो फ़ायदा होगा। जितनी जल्दी आपका मस्तिष्क उस चीज़ों के बारे में समझेगा उतना जल्दी बच्चा उस चीज़ को इंटीग्रेट कर देगा, सेरेब्रल पैल्सी होने के बावजूद भी। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐसा है जैसा वो तो एक एडजंक्ट है, वो तो साथ में उपयोग होने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं एज पेरेंट्स कि अगर हमने बच्चे को टेक्नोलॉजी दे दी तो बच्चा शायद सीख नहीं पाएगा।
या कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करा, जैसे आजकल बहुत स्क्रीन टाइम्स वगैरह के बारे में बात आ रही है, लिमिटेशंस हर चीज़ की हैं, बट अगर हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को आंकलन लेके चलें तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर एन इंडिविजुअल। अगर सही तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इंडिया अभी टेक्नोलॉजी यूज़ में थोड़ा पीछे है, बाहर के देशों में थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, और वो भी बहुत अलग अलग जगहों पे है। ऐसा नहीं है कि पूरा बाहर का वर्ल्ड बिल्कुल एकदम व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन अगर आप कभी नेट पे ढूंढें, गूगल करें, तो आपको ऐसी चीज़ की टेक्नोलॉजी दिख जाती हैं जो आपको लगता है यार ये यहाँ क्यों नहीं है। तो जैसे मैं उस दिन मैं कुछ जैसे आप रील्स देखते हैं हम सब लोग, ऐसे ही मैं एक रील फॉलो करता हूँ जिसमें वो लोग चलेगा गुड, तो वो लोग, उन्होंने एक ऐसा स्टिक बनाया है जिसमें कि वो इंडिविजुअल क्वाड्रिप्लेजिक हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, बट चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। बट बेसिकली ये है कि आई ब्लिंक करके भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है, पता आपको? आई गेज टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में। आई गेज टेक्नोलॉजी, आई गेज माने जहाँ आप देखोगे स्क्रीन आपके साथ साथ चलेगी। तो जैसे आपका माउस आपके हाथ से चलता है, ऐसी आपकी आँख को कैमरे के साथ कोलैबोरेट कर दिया जाता है, और आप जहाँ आपकी आँख की पुतलियाँ जाएंगी स्क्रीन पे, आपका वो माउस वहाँ जाएगा। और जब आपने अगर मिशन इम्पॉसिबल देखी हो, मूवी देखी है किसी ने? मिशन इम्पॉसिबल मूवी अगर देखी हो तो वो पिक्चर, वो फोटो खींचता ना, चक चक, वो फोटो वो पेपर की तरह देखता है और आँख को 2 बार ब्लिंक करता है और उसकी फ़ोटो खींच जाती है, और वो कहीं और प्रिंट आउट निकलता है उसका। तो वो आई गेज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और आप बच्चा यूँ 2 बार क्लिक करेगा तो वो क्लिक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐसा है कि मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हो। अब तो सोच का देरी है बस, इसलिए यूनिक, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरतें अलग हैं, इसलिए यूनिक। और अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो यूनाइटेड होकर के हम डेफिनेटली सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए काफ़ी कुछ आगे ज़िंदगी में कर सकते हैं। आई होप हमारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो हम चलेंगे, इसको हम चलाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम को मद्देनजर रखते हुए। नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इशू है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, और ये हमारे फ़ोनों के साथ भी है। अगर आप पीछे याद हो, अगर आपको एक दिन के लिए जियो और एयरटेल के नेटवर्क बंद हो गए थे, तो हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हो गई थी अगर आपको ध्यान हो, तो हम परेशान थे भाई, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कौन कहाँ जा रहा है, बच्चा पहुँचा नहीं पहुँचा स्कूल, ट्यूशन पहुँचा नहीं, सब परेशान हो गए थे। तो उस तरह से थैंक यू सो मच मुकुल जी एंड टीम, इसको हमारे लिए चलाने के लिए। तो बेसिकली थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, सबकी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। बट सेरेब्रल पैल्सी सबसे कॉमनेस्ट मोटर डिसेबिलिटी है बच्चों में। तो अगर हम ये माने कि ये बहुत ही कॉमन है और जिसके साथ हुआ है उसको, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि जब हम रोड पे चलते हैं तो क्या हमारा ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? किसी का भी हो सकता है। ऐसी सेरेब्रल पैल्सी या कोई और दशा किसी को भी हो सकती है। तो कभी कोई ये ना सोचे कि भाई वो मैं बेहतर हूँ और वो ऑन द नेगेटिव साइड है। ये तो जीवन यापन है, दोनों तरफ किसी को भी कुछ भी हो सकता है। चिल्ड्रन को, सब बच्चे अलग हैं, इसलिए यूनिक मतलब हर सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा अलग है। आपको दिखने में हो सकता है 2 बच्चे एक जैसे दिखें, लेकिन कोई, मुझे आज तक 18 साल में ऐसे अभी तक 2 बच्चे नहीं दिखे जो बिल्कुल एक जैसे हों। हर बच्चे के नीड्स अलग हैं, हर बच्चे की कम्युनिकेशन के तरीके अलग हैं और उनके पार्टिसिपेशन के तरीके भी अलग अलग हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोग मिलकर एक यूनाइटेड तौर पर एक हॉलिस्टिक तरीके से बच्चों के साथ काम करें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। बस बेसिकली ये मैं फ़ोटो दिखाना चाह रहा था। तो इस फोटो में एक हेलमेट है। तो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को कई बार सीजर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, दौरे भी आते हैं, हो सकता है बात करते करते गिर जाएं, गिर के अगर सर पे चोट लगी तो वो और हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए एक लाइट वेट हेलमेट का फोटोग्राफ है इस इमेज के अंदर। इस इमेज के अंदर एक AFO का भी इमेज है। AFO मतलब एंकल फुट ऑर्थोसिस। कुछ बच्चों के पंजों में टाइटनेस होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था अभी कि स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में टाइटनेस बॉडी में ज़्यादा रहती है। तो जब टाइटनेस ज़्यादा रहता है तो उसको संभालने के लिए, जोड़ ताकि घूम ना जाए, टाइटनेस मसल में बढ़ ना जाए, उसके लिए कुछ ऑर्थोटिक ब्रेसेस और डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक है AFO, जो कि बीच में हरे कलर का है। राइट साइड में अगर आप देखें तो जो सबसे राइट हैंड कॉर्नर में एक ब्रेस दिख रहा है, इसको हम लोग स्वीडिश नी ब्रेस कहते हैं। उन बच्चों में जिनमें कि घुटने पीछे की तरफ जाते हैं, उन घुटनों को रोकना भी है ताकि घुटना पीछे ना चला जाए, डिफॉर्मिटी ना हो जाए, और साथ साथ में मूवमेंट भी चाहिए ताकि घुटने का जोर बना रहे। उसके लिए हम लोग स्वीडिश नी ब्रेसेस कई बार बच्चों में यूज़ करते हैं। जो बीच में एक हरा कलर का एक इंसोल का फोटोग्राफ है। जैसा कि हम सब लोग जूतों के अंदर अपने इंसोल्स पहनते हैं, ऐसे कुछ बच्चों की जब आर्चेस नहीं बनी होती हैं तो उनके पैर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं।
नीचे अंदर की तरफ झुके रहते हैं, उसको कम करने के लिए इंसोल्स का उपयोग किया जाता है जो कि हरे कलर के हैं। और जो नीचे 2 कपड़े के पड़े हैं वो नी ब्रेसेस हैं। कई बार घुटने जब मुड़ रहे हो, जब बच्चा झुक के चल रहा हो, तो घुटनों को सीधा रखने के लिए ये कपड़े के अंदर लोहे के 2 रॉड्स होते हैं साइड में, ताकि घुटने मुड़े ना। सपोर्ट करने के लिए, बच्चे को खड़ा करने के लिए हम इन उपकरणों का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, टेक्नोलॉजी नाम सुन के हमें लगता है हमेशा कुछ हाईटेक होगा, लेकिन लो टेक टेक्नोलॉजी भी होती है। तो जैसे कि अगर आप ये देखें, इस फोटोग्राफ में एक बच्चा गत्ते की पेटी के अंदर बैठा है, तो गत्ते की पेटी से भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा खर्चा करके कारपेंटर बुला के कुर्सी वुर्सी बनानी पड़ेगी। अगर बच्चा छोटा है, हाइट वेट कम है, तो गत्ते की पेटी से भी बैठने का सिस्टम बनाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इस जो फोटो में पेटी के आगे 2 छेद भी किए गए हैं। उन 2 छेदों के माध्यम से बच्चे के पैर उस गत्ते की पेटी में से उस छेद के माध्यम से बाहर आ सकते हैं, ताकि हम बच्चे को अगर हाफ रिंग पोजीशन, मतलब एक घुटना मोड़कर एक घुटना सीधा रख के बैठाना चाहें, तो हम वो वाली पोजीशन भी इस गत्ते की पेटी से बैठाया जा सकता है। इसके अलावा ये तो शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, एक बच्चे का फोटोग्राफ है जो कि एक सीटिंग सिस्टम पे बैठा है। एक गद्देदार सीट है लकड़ी की, जिसमें कि आगे प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें कि बच्चा सीधाई से बैठा है अच्छे से, और सामने प्लेटफॉर्म है जिस पे रख करके वो अपने खिलौने या अपना खाना खुद से खाने की कोशिश कर सकता है। ये फोटोग्राफ, एक और फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें कि एक इंक्लाइन बोर्ड है। इंक्लाइन बोर्ड में बच्चे जो कि झुक के बैठते हैं, झुक के अपना काम करते हैं। बच्चों, आप झुक के बैठते हो ना? मैम बोलती है ना सीधे बैठो? पहले बैठते थे, अब आप सीधे बैठते हो ना? गुड। तो सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पोस्चर ख़राब होगा तो पोस्चर ख़राब होने से गर्दन दर्द, कमर दर्द हो सकती है। और सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में तो वैसे ही मांसपेशियों रिलेटेड इशू है, तो अगर पोस्चर का मेंटेनेंस नहीं हुआ तो दिक्कत आने वाली है। इसलिए ये जो फोटोग्राफ दिखा रहा है, इसमें एक इंक्लाइन बोर्ड के थ्रू बच्चे को झुकावट कम हो, वो दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा एक बच्चा और है फोटोग्राफ में, जो कि कुर्सी पे बैठा है, लेकिन उसके कुर्सी के जो टेबल है, टेबल के ऊपर एक वेज रूपी एक इंक्लाइन बोर्ड रखा गया है, जिससे कि जो उसकी किताब है वो उसकी तरफ झुकी रहे। अगर उसकी तरफ झुकी है तो उसको कम झुककर उस किताब को देखना पड़ेगा, तो काफ़ी सीधा बैठकर भी वो देख पाएंगे अपने जो भी पढ़ रहे हैं। और एक फोटोग्राफ और है जिसमें कि एक टेबल दर्शाया जा रहा है, जो कि इंक्लाइन टेबल है। तो इंक्लाइनर ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, टेबल भी इंक्लाइन हो सकता है। काफ़ी स्कूलों में पहले लकड़ी के जो टेबल होते थे वो इंक्लाइन हुआ करते थे। अब तो थोड़ा कुर्सी के बगल में वाला फ्लैट सिस्टम आ गया है। आई एम नॉट श्योर अभी आप लोग कौन से टेबल यूज़ करते हो स्कूल में, बट इंक्लाइनर कैन ऑल्सो बी देयर। चलने के लिए अलग अलग असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। एक एंटीरियर वॉकर का फोटो दिखाया गया है, जिससे कि बच्चे आगे वॉकर को आगे रख करके अपने बैलेंस को बना करके आगे की तरफ चल सकते हैं। एक पोस्टीरियर वॉकर का फोटो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चे को पीछे से वॉकर होगा, ताकि अगर बच्चा पीछे गिरता है तो पीछे से सपोर्ट मिले और बच्चा अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक चल के जा पाए। एक वॉकर का और फोटो है जिसको भी सीपी वॉकर कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बैठा भी अगर गिरेगा नहीं, बैठ के अच्छे से हाथ पकड़ के सीधा चलने के लिए ये वाला वॉकर भी कई बार हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। एक और मॉडिफाइड वॉकर है जिसमें कि कई बार बच्चे की हिप्स को उसमें फंसा दिया जाता है, ताकि गिरे नहीं, संभले रहे और अपने पैरों को खुद चला के आगे की तरफ बढ़ता रहे। एक सस्पेंशन वॉकर नाम की चीज़ होती है, जिसमें कि वॉकर के ऊपर एक रॉड लगी रहती है, जिसमें कि एक हार्नेस टंगी रहती है, तो ऊपर से एक बेल्ट टंगी रहती है, जिससे कि बच्चा गिरेगा नहीं, संभला रहेगा। और इस वॉकर में नीचे पहिए लगे रहते हैं, तो बच्चा संभला भी रहेगा और चलता भी रहेगा, तो इसको सस्पेंशन वॉकर कहा जाता है। और आजकल ट्रेडमिल ट्रेनर्स भी चलते हैं, जिसमें कि ट्रेडमिल्स के ऊपर बच्चों को सस्पेंड करके, एक ट्रेडमिल ट्रेनर की फोटोग्राफ है इसमें, जिसमें कि नीचे एक ट्रेडमिल है और ऊपर हार्नेस के थ्रू बच्चों को लटका करके मतलब अच्छे से खुशी खुशी लटका करके चलाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। स्टैंडिंग फ्रेम का फोटोग्राफ है, जिसमें कि बच्चा स्टैंडिंग फ्रेम पे खड़ा है, बेल्ट्स बंधी हुई हैं और उसके सामने एक एंड्रॉयड डिवाइस, टैबलेट डिवाइस है, जिसके थ्रू वो अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। बहुत तरह के आते हैं, तो मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाना चाह रहा था आपको कि बहुत तरीक़ों से बच्चे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टिपिकल बच्चों की कुर्सियाँ टेबल अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही हमारे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों की टेबल कुर्सी अलग अलग क्यों नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम लोग ओपन रहें उनको देखने के लिए, उनको मानने के लिए, तो हम काफ़ी सारी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस अपने टिपिकल स्कूल्स में भी कर पाएंगे। व्हील चेयर्स, एक डिपेंडेंट व्हील चेयर, ये थोड़ा मॉडिफाइड व्हील चेयर, जिसमें कि अगर बच्चा अपनी, एक व्हील चेयर का फोटोग्राफ है जिसमें कि साइड सपोर्ट्स भी हैं, तो जो बच्चे अपने कमर को भी सही तरह से नहीं संभाल पाते हैं उनके लिए कुछ व्हील चेयर्स हैं जिसमें कि कमर को भी सीधा रखने का उसमें प्रावधान उपलब्ध है। इसके अलावा सामने ट्रे वाली व्हील चेयर्स भी आती हैं, तो सीटिंग सिस्टम भी बन सकता है और मोबिलिटी सिस्टम भी बन सकता है, तो दोनों को साथ में भी उपयोग किया जा सकता है। एक फोटोग्राफ और दिखाया जा रहा है जिसमें कि एक छोटा बच्चा थोड़ी सी बड़ी व्हील चेयर पे अच्छे से बैठा है और सामने उसके ट्रे लगी है, पैर उसके टिके हुए हैं, थोड़ा सा ऊंचा उसको फुट रेस्ट दिया गया है और उस पर बैठ के बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है।
और मोटराइज व्हीलचेयर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मोटराइज व्हीलचेयर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, काफ़ी इसके कॉस्ट भी कम हुई हैं। आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि और शायद और भी कम होंगी। तो मोटराइज व्हीलचेयर से डेफिनेटली बच्चों की मोबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगा। जो बच्चे स्कूल्स और पार्क्स में नहीं जा पाते हैं, मॉल्स नहीं जा पाते हैं, वो अपने आप इस मोटराइज व्हीलचेयर को यूज़ करके जा सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 3-4 बच्चों ने मोटराइज व्हीलचेयर यूज़ करना शुरू किया है और 2 लोगों ने तो अपने घर के लिए भी खरीद लिए। उनका भी एक वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में विजुअल कार्ड्स भी आते हैं। तो जैसे हम सब लोग विजुअल कार्ड्स, अगर आपको ध्यान हो, आप सब लोग किसी कोई अपना दिनचर्या निर्धारित करता है सुबह सुबह कि आप मुझे क्या करना है। कुछ लोग करते हैं, हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। तो जैसे हम अपना दिनचर्या निर्धारित करते हैं ना कि हाँ आज मैं सुबह पहले ये काम करूँगा, फिर मैं वो वाला काम करूँगा, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे बच्चों को पिक करना है, फिर मैं ऐसा ऐसा, तो पूरा एक दिनचर्या बनती है। ऐसे ही बच्चे अच्छे से काम कर पाते हैं अगर उनको विजुअली बता दिया जाए कि उनका आज का दिन कैसा बीतेगा। उसके लिए एक विजुअल कैलेंडर की एक विजुअल डिस्प्ले का फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है डिस्प्ले के ऊपर, जिसमें कि बच्चे, ये बहुत छोटा फोटो आ रहा है लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें हम दिनचर्या बनाते हैं बच्चों की, कि पहले 15 मिनट आपकी एक्टिविटी होगी और उसके बगल में एक फ़ोटो भी घड़ी की फ़ोटो भी लगी है। तो घड़ी में 15 मिनट का आंकलन किया गया है और कहा जा रहा है कि 15 मिनट के बाद दूसरी एक्टिविटी होगी, उसके बाद आपको खेलने को मिलेगा, उसके बाद आप टॉयलेट जाएंगे। तो उस तरह से एक निर्धारित सिस्टम बनाया जा रहा है। ये मूड मीटर की एक फ़ोटोग्राफ है। मूड मीटर माने जैसे हमारा मूड सबका, भाई किसी को कभी गुस्सा आ सकता है, कभी बुरा मान सकते हैं, कभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसे हम सबकी भी तो मूड्स होते हैं। ऐसे ही सेरेब्रल पैल्सी बच्चे के भी मूड होते हैं, लेकिन हो सकता है बता ना पा रहे हो। उसके लिए एक मूड मीटर का एक फ़ोटोग्राफ दिखाया जा रहा है, जिसमें एक थर्मामीटर सा है, जिसमें कि जो निचला हिस्सा है जिसमें कि टेम्परेचर कम है और बच्चा हैप्पी फील कर रहा है, वो ग्रीन कलर का है। उसके बीच में जब बच्चा थोड़ा इरिटेटेड फील कर रहा है तो वो थोड़ा नीले कलर का दिखाया जा रहा है। और थर्मामीटर का सबसे ऊपरी भाग जो कि उबलता हुआ हो सकता है, वो लाल कलर से है। जब बच्चे को गुस्सा आएगा तो वो टच करके, देख के, उंगली से इशारा करके दिखा सकता है कि भाई मेरा मूड कैसा है। क्योंकि कई बार हम लोग बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, देखिए हर बच्चा अलग है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फिजिकल लिमिटेशंस देखकर आपको ऐसा लगे कि ये बच्चे को क्या ही पता लगता होगा, ये आपकी क्या ही बात समझता होगा। लेकिन मैं भी आपको ऐसे वीडियोस आगे दिखाऊंगा जिसमें आपकी शायद ये सोच थोड़ी सी आज चैलेंज होने वाली है। और कम्युनिकेशन बोर्ड और कम्युनिकेशन बुकलेट्स तो होते ही है ना, और एक आई ट्रांस बोर्ड भी आता है। तो जो बच्चे सिर्फ आंखों का उपयोग कर सकते हैं, एक लो टेक डिवाइस है जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड के आसपास बच्चे की चीज़ें लगाई जाती हैं और बच्चे के बीच में, बच्चे के बिल्कुल सामने बैठा जाता है उस ई ट्रांस बोर्ड को लेकर के, और बच्चा अपने आंखों के इशारों से बताता है कि उसे क्या चाहिए। तो अगर कॉर्नर्स पे है सब कुछ, तो अगर बच्चे ने उस कॉर्नर में देखा तो मतलब वो चाहिए, इस कॉर्नर में देखा तो वो चाहिए। तो अगर हाथ नहीं हिला पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो आंखों के इशारों से भी हम बच्चों की चीज़ों को समझ सकते हैं अगर हम उस चीज़ के लिए तैयार हों। एक फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें कि बच्चा कंप्यूटर पे काम कर रहा है एक मॉडिफाइड कीबोर्ड के साथ। जैसे मैं कीबोर्ड आपको बता रहा था, जिसमें थोड़े अलग अलग तरह के लेटर्स होते हैं, अलग अलग कलर के, थोड़े बड़े, और बच्चा उसको आराम से उसको यूज़ कर रहा है। ये रिंग माउस है जो मैं आपको बता रहा था, जो नीचे की तरफ अगर आप देखें काले कलर का, उसमें रिंग माउस का फोटोग्राफ है। जो हम बात कर रहे थे कि रिंग में उंगली जो है रिंग के अंदर चली जाएगी और बच्चा माउस को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। जो लाल कलर का बटन है, जो मैं टैब बटन्स की बात कर रहा था, ये टैब बटन्स आजकल माउस के साथ कंपैटिबिलिटी में आ रहे हैं। तो अगर आप बच्चा क्लिक नहीं कर पा रहा है, टैप करेगा तो भी, जैसे आप क्लिक करते हो कंप्यूटर में, ऐसे ही टैप से भी बात बनती दिखती है। ये मॉडिफाइड एक फ़ोटोग्राफ है, बहुत क्लियर नहीं है, उसमें बच्चा के टॉय के साथ टैप बटन लगाया गया है। तो बच्चे की लाइट उस टॉय की तब चलेगी जब वो टैप करेगा। तो जब टैप करेगा तो लाइट जल जाएगी, जब टैप करेगा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसे टैप बटन से भी बच्चे को आप कॉज एंड इफेक्ट और उस चीज़ों को सिखाया जा सकता है। ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें कि बच्चा व्हीलचेयर पे बैठा है और पैरों से किताब को टच करके बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। तो सामने जो उसके बोर्ड हैं, एक टीचर हैं जो कि सामने बोर्ड पर अलग अलग अक्षरों को लेकर के बैठी हैं, और वो इंडिविजुअल जो सामने व्हीलचेयर पे बैठे हैं वो अपने पैरों से टच करके अपनी बात को कहने का चीज़ें सीख रहे हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल सा अगर एक कंटेनर है जिसमें बच्चा खाता है, अगर उसकी गहराई ज़्यादा है तो बच्चे को निकालने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जब हम घर पे बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने खाना देते हैं तो हम जो प्लेट्स देते हैं उसमें साइड्स वाली प्लेट्स देते हैं ताकि जो खाना है वो प्लेट से बाहर ना चला जाए, देते ना। और जब वो बड़े लोग होते हैं जो मैनेज कर सकते हैं, वो बिना कांटे वाली प्लेट से भी खाना खा सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट का इशू होता है, तो अगर थोड़ा गहरा कंटेनर यूटेंसिल यूज़ किया जाएगा तो बच्चे को उस चीज़ को उपयोग करने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो सकती है। गिलास का मुंह अगर आधा कटा हुआ हो, इसको हाफ मून शेप्ड कप्स कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को पानी पिलाने के लिए, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप पूरा गिलास, अगर पूरा उसका मुंह पूरा है तो आपको ज़्यादा गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी पीने के लिए।
लेकिन अगर उसका मुंह आधा कटा हुआ है तो आप हल्का सा भी गर्दन ना उठाए हुए भी आप पानी पी सकते हो, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को में गर्दन संभालने, कमर संभालने में समस्या होती है। तो एक ये हाफ मून शेप कप अगर आप यूज़ करते हैं तो पानी पीने में डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे सिपर्स आते हैं जिसमें दोनों तरफ हैंडल्स हों, तो एक हैंडल की जगह दोनों तरफ हैंडल होगा तो बच्चा दोनों हाथों से पकड़ के शायद अच्छे से पी पाएगा। कटलरी सेट्स का बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। अगर बच्चे का हाथ, हालांकि फिजियोथेरेपिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट आए, लेकिन क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और नॉन प्रोग्रेसिव होती है, ये लाइफ लॉन्ग होता है, तो कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है आपको दिनचर्या में करने पड़े। उसके लिए कुछ कटलरी सेट्स मॉडिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं। एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है जिसमें कि चम्मच को हाथ में पकड़ अगर ना पा रहे हैं इंडिविजुअल तो स्ट्रैप के साथ बंधा हुआ है वो चम्मच। तो स्ट्रैप को अगर हाथ में स्ट्रैप कर देंगे तो बिना उंगलियों का उपयोग करे भी चम्मच का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा उस फोटो में दर्शाया जा रहा है। और अगर पेन या पेंसिल पकड़ने में दिक्कत है तो अगर आप ग्रिप मोटी कर देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है पकड़ने में। टीचर्स आई थिंक मेरे से इस चीज़ में साझी होंगी कि जब छोटे बच्चे होते हैं, इनको लिखाना आप सिखा रहे होते हैं, तो पहले आप मोटे स्केच पेन से पकड़ के उनको ग्रिप्स बनवाते हैं, सिखाते हैं, और उसके बाद आप फिर नैरो ग्रिप पे आते हो। तो शुरुआत वही है, टिपिकल एटिपिकल वाली बात नहीं है, बट वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपने सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को भी लिखने में मदद कर सकते हैं अगर सही से उपयोग किया जाए। तो कुछ बच्चे वॉकर के साथ इस तरह चलते हैं। तो एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें कि बच्चा एंटीरियर वॉकर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये एक वीडियो है जिसमें कि स्टैंडिंग फ्रेम पे बच्चा खड़ा है और स्टैंडिंग फ्रेम के साथ साथ वो सामने रखे आवाज़ टैब पे भी काम कर रहा है। इसका स्पीकर कहाँ होता हो? इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे बच्चा आवाज़ हमें बढ़ा रहा था लेकिन बढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली वो वीडियो में बेसिकली जो बच्चा है उसको सेरेब्रल पैल्सी है, और उसको स्टैंडिंग फ्रेम पे जो एक फोटोग्राफ दिखाया था जिसमें वो बांध के खड़ा किया हुआ था, वही वाला बच्चा है, और पीछे से इंडिविजुअल उसको कंधे पे सहारा दे रहे हैं और वो अपने आप अपने हाथ से उस टैब को छू के अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बच्चा है जो कि अपने नाक से टैबलेट का उपयोग करता है। तो अगर हम सोचें कि नहीं जी इसके तो हाथ नहीं चलते हैं, ये कैसे टैब को यूज़ करेगा, तो देखिए ये बच्चा, ये अभी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये आवाज़ की जगह उस टैब को यूज़ करके और अपनी नाक से उस टैब को ऑपरेट कर रहा है। अपने बारे में कुछ बता सकते हो? आपको आवाज़ आ रही है? तो ये पूछा जा रहा है कि आपने बारे में बता सकते हो, तो वो अपने नाक से वो फोल्डर ओपन करके और उसको क्लिक कर रहा है, अपने बारे में पूरा बताएगा। वो पहले से टाइप्ड है कि मेरा नाम आदित्य है, मैं ऐसा कर रहा था। स्पीकर तो उस तरह से दर्शा रहे हैं वो, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसी बच्चे की नाक क्योंकि बहुत झुका के कर रहा था, तो हमने कहा कहीं इसकी गर्दन में चोट ना आ जाए, कहीं बाद में इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए, इसके लिए हमने एक मॉडिफिकेशन बनाया, उसका एक हेड पॉइंटर बनाया हमने। तो उस हेड पॉइंटर से उसका नाक जो वो नाक को टच कर रहा था, हमने उसको सर पे एक हेड पॉइंटर दे दिया और उस हेड पॉइंटर से वो अपने टैप को करना सीखने की कोशिश किया उसको ना। ऐसी एक बच्चा जो अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाता है, वो अपने पैरों से टैप को यूज़ कर रहा है। तो अगर आप देखें तो जो आपको दिख रहा है वो उसका पैर है ऊपर, और जो वो मोटा अंगूठा है वो पैर का अंगूठा है, और उस पैर के अंगूठे से वो उपयोग कर रहा है। तो वीडियो ये दर्शा रहा है कि बच्चा पैर के थ्रू अपने टैबलेट को उपयोग में ला रहा है। और ये एक थोड़ा सा वीडियो उसी बच्चे का, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा था, तो क्योंकि जब वो कभी अपने हाथ यूज़ करना चाहता है तो एजिटेटेड सेरेब्रल पैल्सी या हाथ बहुत हिलने लगते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, हमने उसको हाथों से कुर्सी पकड़ा देते हैं तो वो स्थिर हो जाता है, और अपने पैर को ऊपर करके वो फिर अपने पैर से टैबलेट को उपयोग में ला रहा है, देखें अगर आप वीडियो में। और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर आप उससे मैथ्स के कोई क्वेश्चन पूछें, आप उससे कोई साइंस की बात पूछें, अगर उसके पास टैबलेट है और इंटरनेट है, वो सब बताएगा आपको। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इस बच्चे को क्या ही आता होगा, क्या समझ पा रहा होगा, लेकिन अगर हम उसको माध्यम दें तो वो कोई हमसे कम नहीं है। तो यूनिक है हर बच्चा, लेकिन अगर हम यूनाइटेड रहें, अगर हम उनके साथ खड़े रहें और हम उनको वो तरीके दें तो डेफिनेटली ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बच्चा है, सेरेब्रल पैल्सी बच्चा है। एक वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें कि वो पेंसिल से मैचिंग कर रही है। आप लोग स्कूल में मैचिंग करते हो बच्चों? मैचिंग करते हो? देखो वो भी मैचिंग कर रही है। तो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे कम नहीं है किसी तरह से, उनको माध्यम दिया जाए तो वो डेफिनेटली और बेहतर कर सकते हैं। कि पेंसिल से हालांकि ग्रिप थोड़ी अलग सी है उसकी, लेकिन वो मैचिंग कर रही है बाकायदा।
तो सारे नंबर मैचिंग चल रही है उसकी, 1 to 1, 2 से 2, 3 से 3 मैच कर लेती है। और यही बच्ची है जो टैबलेट पे अगर आप देखें उसको काफ़ी एथिटोसिस है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी टीचर उसके बोर्ड पे सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि टेबल पे टीचर अक्षर लिख रही है और वो बच्ची सेरेब्रल पैल्सी की लेफ्ट हैंड से टैब को क्लिक करके और फिर हाथ को वापस ले जाती है स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि हिलता बहुत है तो स्थिरता लाते फिर वापस जाके टच करती है, फिर वापस चली जाती है, लेकिन वो टैबलेट का उपयोग कर पाती है। और जब मैं बैठा था क्लास में तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में बता रही थी और उसने 5 तरह के फ्लावर्स जिनके नाम मुझे नहीं पता थे, वो फ्लावर्स के नाम उसने उस टैब के माध्यम से अपनी टीचर को बताए। तो असीमित क्षमताएं हैं इन बच्चों में, केवल अगर मौके दिए जाएँ तो ये बच्चे क्या से क्या कर पाएंगे। ये एक बच्ची है सेरेब्रल पैल्सी की जो कि अभी व्हीलचेयर की मैं बात कर रहा था, उसने व्हीलचेयर लिया है अभी। तो हमने ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, तो हमने उनको ट्रांजिशन सिखाया कि कैसे बेड से आप ट्रांजिशन कर सकते हो टू अ व्हीलचेयर, और वो व्हीलचेयर में बैठ के अपने घर में अपने आप बाथरूम जाएगी और शायद उसकी मम्मी बोल रही है हाथ धोने के लिए, तो फिर वो हाथ भी धोएगी दोनों हाथों से अपने। तो ये बच्ची अगर हम वैसे देखें तो सेरेब्रल पैल्सी है, चलना थोड़ा मुश्किल है, बिना सहारे के नहीं चल पाती है। अगर कमर पे सहारा दिया जाए तो पैर आगे बढ़ाती है, लेकिन अपने आप से तो नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम उसको मोटराइज व्हीलचेयर दें तो मोटराइज व्हीलचेयर दे करके हमने उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी एबिलिटी कितनी बढ़ा दी। अब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। हालांकि अभी चार्जिंग वार्जिंग का देखना पड़ेगा, चार्जिंग कैसे करना है, कौन करेगा, उसके लिए फिर आगे देखा जाएगा। बट अगर अभी फ़िलहाल उसको एक चार्ज हुई मोटराइज व्हीलचेयर दे दी जाए तो अपने आप अपने घर के अंदर जहाँ उसका मन करे वहाँ चल के जा सकती है और अपनी बात, अपनी जो भी उसे करना है वो कर सकती है। तो क्षमताएँ बहुत हैं। आई थिंक अक्षमता हमारे सोच में है, इसीलिए इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में सबसे पहले जो हमें चेंज करना है वो है अपना माइंडसेट। क्योंकि इंक्लूजन कोई एक जगह नहीं है, ये हम सब ने सुना है, बट जैसे हम बोलते हैं इंक्लूजन इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स इन योर माइंड। तो इंक्लूजन जो है वो आपके दिमाग में है, इट्स नॉट अ प्लेस। ये कोई जगह नहीं होगी जहाँ वो बोलते हैं ना वो बादलों के पार एक ऐसा जहाँ होगा, जहाँ ऐसा होगा, जहाँ वैसा होगा, वो जब होगा तब तो होगा। लेकिन इंक्लूजन जो है वो तो हमारे माइंड में है। अगर हमने सोच लिया कि हाँ ये बच्चा इंक्लूड किया जा सकता है, इरिस्पेक्टिव उसके नीड्स क्या हैं, हर बच्चे में स्ट्रेंथ्स होते हैं। अगर हम उस तरह से सोच करके बच्चों के बारे में काम करें मिलकर, यूनाइटेड होकर के, तो वो हर यूनिक बच्चा अपने क्षमताओं को डेफिनेटली जाहिर कर पाएगा और अच्छा कर पाएगा। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में केवल बात ये हो रहा है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह से नहीं है, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे स्कूल्स इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, पारुल मैम आए हुए हैं, स्कूल्स में काफ़ी इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वो काफ़ी ओपन है टू द आइडिया कि बच्चे आकर के देखें कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में, टिपिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। तो जो बच्चे इनको सेरेब्रल पैल्सी है, डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये दरवाज़ा उन्होंने खोला है। तो ये माइंडसेट डेफिनेटली चेंज हो रहा है और आने वाले टाइम में और चेंज होगा। लेकिन हम सबको यूनाइटेड खड़े रहना है ताकि हम इन बच्चों की यूनिक एबिलिटीज़ को सबके सामने जाहिर कर पाएँ। क्लासरूम एडेप्टेशंस कुछ होते हैं, जैसे सीटिंग सिस्टम चेंज किया जा सकता है, पीयर बडीज़ बनाए जा सकते हैं, विजुअल शेड्यूल्स नॉर्मल क्लासरूम्स में भी लगाए जा सकते हैं। अगर आप देखें तो नॉर्मल टाइम टेबल स्कूल्स में होता ही है, लेकिन विजुअल टाइम टेबल नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ बोल के बताई जाती है। अगर विजुअल टाइम टेबल लगाया जाए तो वो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं होगा, वो सभी बच्चों के लिए अच्छा होने वाला है। तो जिन बच्चों को रीडिंग हल्की फुल्की डिफिकल्टी होती है, लर्निंग डिसऑर्डर्स भी काफ़ी सारे आजकल चल ही रहे हैं, अगर विजुअल टाइम टेबल होगा तो वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ऐसा कहा जाता है कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है, वो एक ऐसे जहाँ की निर्माण करने की सोच है जो हम सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो, जब हमारी मदर या हमारी दादी जब रेलवे स्टेशन जाती थी और सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी तो कहाँ चढ़ती थी? रैंप का उपयोग करती थी या नहीं करती थी? हमारी दादी को तो डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो भी तो, उनके लिए भी तो रैंप एक अच्छी चीज़ थी, ताकि उस चीज़ को उपयोग करके वो सीढ़ी चढ़ पाती थी, मतलब सीढ़ी वाला जो एलिवेशन था वो पार कर पाती थी, साइड में रेलिंग लगी होती थी। तो देखा जाए तो बनाया तो डिसेबल्ड लोगों के लिए गया था, लेकिन उसका उपयोग सब लोग कर सकते हैं और सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ये ना सोचा जाए कि ये सिर्फ किसी डिसेबल्ड बंदे के लिए, ये हम सब के लिए है, ताकि हम सबका जीवन, हम सबका जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो हम सबके लिए फ्रेंडली हो पाए और हम सब उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ। इसमें पार्टिसिपेशन, टीचर ट्रेनिंग, कुछ फोटोग्राफ्स में बता रहा था कि जैसे सबसे पहला इंक्लूसिव प्रैक्टिस तो ये है कि पेरेंट्स को आगे लेके बढ़ना होता है, पेरेंट्स को, बच्चों को। जैसे अगर बुरा ना माने तो जैसे मैं गीतिका का नाम लेना चाहूँगा। गीतिका को मैं तब से जान रहा हूँ जब से गीतिका लगभग 3-3.5 साल की थी। फर्स्ट टाइम दीदी और भैया लेके उसको आए थे, तो मुझे वो सेम फोटोग्राफ याद आती है जिस जो कि इस फोटोग्राफ में दिखाई जा रही है कि बच्चे को फर्स्ट टाइम तो पेरेंट्स ही लेकर जाते हैं बाहर। तो जो सबसे पहले इंक्लूसिव प्रैक्टिस ये है कि आप अपने बच्चे को सब जगह लेके जाइए, जहाँ आप जाते हैं अपने बच्चे को भी लेके जाइए। कोई स्टिग्मा नहीं है, कुछ नहीं है। आपने अगर वो स्टिग्मा पार कर लिया तो पहला तो आपने बैटल पहले ही पार कर ली, क्योंकि सबसे पहला तो हमारा मन रोकता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, अरे पता नहीं क्या हो जाने वाला है, अरे ऐसा कैसे होगा।
लेकिन अगर हम बच्चे को मौका दें, अरे क्या अगर हम बच्चों को मौका दें और सीटिंग सिस्टम ऐसा बनाएं जिसमें अगर टीचर्स ओपन है तो बच्चा फ़ोटो में दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा फ़ोटो है जिसमें कि बच्चे सब साथ में बैठे हैं और जिस बच्चे को डिसेबिलिटी है वो बच्चा बीच में बैठा है और उसके अगल बगल 2 बच्चे बैठे हैं जो कि उसको हेल्प करने के लिए हैं। तो पीयर बडीज़ बना दिए गए कि भाई तुम इनका हेल्प करो। तो जो हेल्प करता है जिसकी केवल वो फ़ायदे में नहीं जाता है, जो हेल्प करता है वो भी तो फ़ायदे में जाता है। एम्पैथी किसको आ रही है, उसकी सूझबूझ कैसे बढ़ रही है, क्या वो ह्यूमैनिटी नहीं आ रही उसके अंदर, क्या वो और ह्यूमिलिटी नहीं होगा। जो बच्चा किसी और की मदद करेगा उसको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी क्या। तो केवल डिसेबल्ड बंदे की हेल्प नहीं हो रही है यहाँ पे, जो बंदा हेल्प कर रहा है उसकी भी फ़ायदा होने वाला है, उसको और बहुत फ़ायदा हो सकता है। और साथ में जैसे ये इंक्लूजन प्रोग्राम के हमारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं इंक्लूजन करने का, तो हम पेरेंट्स के साथ बच्चों को साथ अपने प्रोफेशनल स्टाफ को भेजते हैं और टीचर्स की थोड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है कि किस तरह से आप बच्चे को मैनेज करेंगे जब बच्चा क्लासरूम में जाएगा, और धीरे धीरे उसको हम वीन ऑफ कर लेते हैं। ये एक वीडियो है बच्चे का जिसमें बच्चा प्रेयर में बैठा है और प्रेयर के बाद सब बच्चों से उनको मिलवाया जा रहा है। तो पहले वो बच्चा है, वो दूसरा फोटोग्राफ है जिसमें बच्चा जब बैठाया गया तो बच्चा बहुत रो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको मिलवाया गया अपने फ्रेंड्स के साथ तो जब वो उनके साथ बड़े अच्छे से घुला मिला और वो खुश हो गया, और उसके बाद से कभी इस बच्चे ने स्कूल जाने के लिए मना नहीं किया है। ही इज़ वेरी हैप्पी टू गो टू स्कूल। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में करने ही पड़ेंगे। हमें अपना जो घर बनाना है हमने कोशिश इस तरह से करनी है कि वो इंक्लूसिव रहे। अगर हम सबके घरों के बाहर सीढ़ियाँ हैं तो आप ध्यान रखिए जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो वही सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत होने ही वाली है। तो क्यों ना उसको अभी ही रैम्प बना लिया जाए ताकि वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए भी एक्सेसिबल हो। घर तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ। जब हम कभी इंस्टीट्यूशंस बनवाते हैं या जब कभी अपना क्लिनिक खोलते हैं, जैसे सर का क्लिनिक जो है वो एक्सेसिबल है, तभी पेशेंट उनके पास जा पाता है। अगर अच्छा सा क्लिनिक, बहुत अच्छे डॉक्टर अगर अच्छा सा इंस्टीट्यूशन खोल के भी बैठेंगे लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होगा तो वहाँ तक शायद जितने लोग पहुँचने चाहिए उतने लोग पहुँच नहीं पाएंगे। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में प्रमोशन ये है कि पेरेंट्स को पहला स्टेप लेना है। एज प्रोफेशनल्स हम सबको एज सपोर्ट सिस्टम्स वहाँ रहना है। सपोर्ट सिस्टम में जो पेरेंट के साथ मिल करके हमें बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो यूनिक नीड होने वाली है, और हम सबको मिल करके बच्चों के लिए एक ऐसी ही मनोस्थिति, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे कि वो अपनी क्षमताएं सही तरह से, पूरी तरह से जाहिर कर पाएँ और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि बच्चे, हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो नर्सरी में घूम रहे हैं। वो गुजरात गए थे भी पीछे, कुछ एक पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया था, 3 लोगों ने मेडल जीता। एक को जो सबसे लास्ट फोटोग्राफ है वो हम एक Cloud9 करके रेस्टोरेंट है वहाँ ले गए थे बच्चों को, तो उनको वो एनवायरनमेंट समझ आया और उस तरह से इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की बात हो सकती है। सपोर्ट सिस्टम सब लोग हैं, फैमिली, स्कूल कम्युनिटी और इंटरडिसिप्लिनरी टीम जिसमें कि हम सब प्रोफेशनल्स आते हैं, लेकिन ये सब एकदम इक्वल टर्म्स पे हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो जैसे हम प्रोफेशनल्स हैं तो हम ऊपर नहीं हैं, हम साथ में हैं, बिकॉज हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट सब मिलकर अगर बच्चे के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को अच्छे से असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करके आगे बढ़ पाएंगे। यूनाइटेड हमें रहना है, तभी हम इन यूनिक बच्चों के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे और उनको यूनिक एबिलिटीज़ उनकी हाथ में उनके बोलेंगे हाँ भाई तुम भी कर सकते हो, ये लो, हमने बस तुम्हें टेक्नोलॉजी दी, आपने अपने आप को जाहिर किया। तो आज के दिन पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे में थैंक यू बोलना चाह रहा था, और थीम हमारा यूनिक एंड यूनाइटेड है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ऐसा बच्चा है, तो मुझे नहीं पता था कि वो इसको ही सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। तो सर ने बताया, पता चला, और सर ने कहा कि ये बच्चे हमारे लिए खास होते हैं, तो हमें इनके साथ यूनाइटेड रहना है। तो इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हर भेदभाव की हर दीवार को आज तोड़ देना है, कि भेदभाव की हर दीवार को आज तोड़ देना है, हर दिल को एहसास और प्यार से जोड़ देना है। इसी संकल्प के साथ हम जो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। और अब मैं जो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों को देखभाल करते हैं और या उनके माता पिता हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई अनुभव है उनके पास तो कृपया आकर साझा कर सकते हैं। नमस्कार।
मैं प्रीतम सिंह। समाज को चाहिए कि उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन बच्चों को सपोर्ट करें। स्कूल में मैं चाहूँगा कि हर स्कूल में एक ऐसा सेशन होना चाहिए कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन बच्चों को एक मानवता, किस तरह से हम इन बच्चों को अपने साथ लेके चल सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और इन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि ये हमसे अलग हैं किस तरह से। तभी जो ये आज की थीम है यूनिक और यूनाइटेड, तभी सक्सेस हो पाएगी। सबसे पहली कड़ी हमारी टीचर होते हैं इसके लिए। टीचर उसको तो नॉर्मल को तो हर कोई कर सकता है, नॉर्मल बच्चा हर चीज़ कर सकता है, लेकिन जिन्हें कोई समस्या है पहले प्रायोरिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको दे जाते हैं। वैसे वैसे बच्चे अपना आप सोचते हैं कि हम क्यों इसकी मदद करें, क्या करें, क्यों इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करें। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज हम इसकी मदद करेंगे तो कल शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी काम में पीछे है तो कहीं ना कहीं आगे भी होगा। हर किसी बच्चे में अपनी क्वालिटी होती है और वो आपको पता नहीं किस जगह पर आपके काम आ जाए, कहाँ आपके सपोर्ट से आगे बढ़ जाए, ये आप सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद। ट्रस्ट स्पेशल नीड सेंटर से एक बच्ची के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये मैं एक बच्ची की कहानी जो रितिका और लगभग 9 साल की बच्ची है और जो पहले मैं आसरा ट्रस्ट की थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बता रही हूँ। आसरा ट्रस्ट देहरादून में काम करता है और ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करता है। और आसरा ट्रस्ट के जो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स हैं वो लगभग 30-40 सेंटर्स चलते हैं। जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो हमारे स्पेशल नीड सेंटर में आ जाते हैं। तो ये कहानी है गोविंदगढ़ एरिया की एक बच्ची रितिका की। तो रितिका के जो मदर फादर हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो सुबह ही 8 बजे निकल जाते हैं। लेकिन हमारी जो आसरा ट्रस्ट है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है स्लम एरिया, स्लम कम्युनिटी से। तो हम देखते थे जब हम बच्चों को पिक करने जाते थे, एक बच्ची इस घर में है और उस बच्ची को दिक्कत है और सब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बच्ची स्कूल नहीं जाती है। तो हमें किसी ने बताया कि आप इस घर में जाके बात करिए, यहाँ पर एक बच्ची है और जिसको दिक्कत है। हम उसके घर गए, एक बार गए कोई नहीं मिला, दूसरी बार हमने पड़ोसियों से बात करी कि हम इस टाइम आएंगे, आप उनके मदर फादर को बोलना कि वो घर में मिलें। खैर हम उन्हीं के टाइम पर, क्योंकि 5-6 बजे वो घर में मिलते थे, उन्हीं के टाइम पर गए। और जब हमने बात करी तो हमने पाया बच्चे को सेरेब्रल पल्सी है। और क्योंकि बच्चा बच्ची बहुत इंटेलिजेंट, अच्छी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण, क्योंकि उनका घर सीढ़ियों पर था और सबसे बड़ा चैलेंज माता पिता के लिए यही था कि उसको ऊपर से नीचे लाना। लगभग 50 सीढ़ियाँ पार करके बच्ची को ऊपर लेने जाना था और वैन में भी बिठाना। तो वहाँ पेरेंट ने हम पहले हाथ खड़े कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो बच्चों को जोड़ना था। तो कुछ दिन तो हम लोगों ने, हमारे साथ जो काम करते हैं उन्होंने हेल्प करी। बच्चे को हम स्कूल लाने के बाद एक इंटरवेंशन उसका प्लान शुरू हुआ, तो बच्चे में बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो उसकी वजह से क्या उनके माता पिता का जो माइंडसेट बदला और जो हम पहले 2-3 महीने बच्चों को ऊपर लेने जाते थे फिर नीचे लाते थे, लेकिन पेरेंट में भी चेंज आया। अब वो रितिका को नीचे लाकर लेने आते हैं और जब उनका डिस्पर्सल टाइम छोड़ते हैं तब भी वो लेके जाते हैं। और घर में जो रितिका की लाइफ थी वो एक लाइबिलिटी थी, सिर्फ उसे बोझ समझा जाता था। पर आज की डेट में उसका एक टाइम टेबल है, उसका एक शेड्यूल है, घर में कुछ अडेप्टेशंस हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सीख रही है और आज उसकी लाइफ में बहुत सकारात्मक चेंजेस आए हैं। तो मेरे पास हमने
एक हम उस बच्ची को दिखाना चाहेंगे। ये बच्ची पहले जो घर में पड़ी रहती थी, एक बेड पर ही थी, इसे एक डिसेबल पर्सन समझा जाता था, लेकिन आज की डेट में वो एक यूज़फुल और बच्चों की जैसे घर में और बच्चे हैं इस मतलब उसी तरीके से प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान मिल रहा है। और ये बच्ची अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और ये राधा बनकर आई थी अभी रिसेंटली हमारे सेंटर में और पेरेंट ने इतना सुंदर तैयार करके भेजा। सर मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, मेरे साथ भी मेरी और भी बहनें आई हुई हैं। सर हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बचपन से मतलब जो बाय बोर्न कुछ ना कुछ उनमें कमी हो जाती है किसी बच्चे में, तो माता पिता ही सोचते हैं शायद आंगनबाड़ी भेजेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो देख के थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश भी करते हैं। एक बच्ची आती थी मेरे पास, तो वो देख के थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करती थी। पहले तो वो कहना नहीं मान रही थी, लेकिन और बच्चों को देख के जैसे बच्चे कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उन्हें देख करके करना शुरू हो गई थी। लेकिन जब थोड़ी और बड़ी हुई तो उसको फिर स्पेशल स्कूल में उसकी मम्मी ने फिर डाला है, लेकिन अब उसमें काफ़ी चेंज आ गया है, पहले से बहुत बेटर होती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा इन सच्चों नायकों के लिए कि हर मुश्किल में जो साथ रहा वो साया कहाँ से लाएंगे। हर मुश्किल में जो साथ रहा वो साया कहाँ से लाएंगे। ईश्वर ने बख्शा इतना प्यार, कैसे इसे भुलाएंगे। इसी कड़ी में हम श्रीमती चेतना गोला मैम से कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर संदीप खन्ना सर को पौधा देकर उनको सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा तरुण मैम को कि वो डॉक्टर तरुण राव सर को पौधा देकर सम्मानित करें। अब मैं तरुण मैम को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरु सिंघल है और मैं बोलती पुस्तक इकाई में मीडिया कोर्स कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। और आज के इस विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पे कार्यक्रम के समापन के समय धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति देने के लिए हमारे संस्थान के निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ कि उन्होंने हमें इस विशेष दिवस के सेरेब्रल पाल्सी, जिसके बारे में अभी मतलब हम सब ने सुना है, लेकिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से होती है, किस तरह हम उनको समाज में समावेश कर सकते हैं, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जो जानकारी नहीं थी या अनभिज्ञ थे हम, तो इसके बारे में कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उन्होंने हमें अनुमति दी। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ ही मैं हमें अपने दोनों विशेषज्ञ जो हमारे साथ में आए हैं, डॉक्टर तरुण रावत सर और डॉक्टर संदीप खन्ना सर, दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय में दिया और अपने जो टॉपिक्स उनको हमने सजेस्ट किए थे उसके ऊपर उन्होंने हमें बहुत विस्तार से सारी जानकारी दी और बहुत साधारण शब्दों में और बहुत सारे विजुअल्स के साथ उन्होंने सारी चीज़ें हमको समझाई। तो जिससे मुझे लगता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से उसको देखा, समझा और इंटरेक्ट किया और जवाब भी दिए साथ साथ। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में अलग अलग स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस से हमारे पास में
बहुत सारे मतलब एडल्ट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो इसमें मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं देना चाहती हूँ हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के स्पेशल एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स का, और बहुत अच्छे से आपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उसके अलावा हमारे साथ में है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी और उसके अलावा मास्टर्स इन साइकोलॉजी। यहाँ पर 2 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उसके अलावा हमारे साथ में है आसरा ट्रस्ट से भी हमारे साथ में एजुकेटर्स और ऑफिशियल्स जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा हमारे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हमारे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे बाल विकास अधिकारी हैं जिला के भी और देहरादून शहर के भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपनी अनुमति दी और आप सबको इस कार्यक्रम में हमारे साथ में साझा, ये जो हमारी जो भी जानकारी थी उसको साझा करने का मौका दिया। उसके अलावा हमारे साथ में है TCAB, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड है। वहाँ पर जो कोर्सेज चलते हैं वहाँ के हमारे ट्रेनीज हैं। उसके अलावा हमारा जो मीडिया जो सेक्टर है, जो हमारा टॉकिंग बुक यूनिट है, उसमें जो मीडिया से रिलेटेड कोर्स हैं, उसमें रेडियो जॉकी कोर्स और उसके अलावा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव कोर्स के छात्र भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में स्पेशल एजुकेशन से BEd के भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और गीतिका, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला। और गीतिका, आप अपना कुछ बताना चाहती हैं, अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहती हैं, तो गीतिका को भी हम माइक देना चाहेंगे कि गीतिका अगर कुछ बोलना चाहे, क्योंकि हमने गीतिका को नहीं टाइम दिया, तो अगर गीतिका कुछ बोलना चाहे तो। और गीतिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ गीतिका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गीतिका है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। और वैसे तो स्कूल में भी सब अच्छा चल रहा है और वैसे भी टीचर्स भी अच्छे हैं। अब कुछ बच्चे भी आए न्यू स्कूल में, तो वो भी अच्छे हैं। तो और वैसे मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। तो बिल्कुल, तो आप सिंगिंग करती हो तो एक गाना हो जाए गीतिका की तरफ से। यस, कोई सा भी जो आता है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, साथ मिलाती सोनी पपत, गुम है गुम है गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, साथ मिलाती सोनी पपत, गुम है गुम है गुम है। सूरत रोशनी परिया बढ़ती सीरत दिया मरम रख दे हंसती है ता। थैंक यू। हमारी स्पेशल गेस्ट थी आज के कार्यक्रम की, और इस कार्यक्रम के क्लोजिंग में, समापन में आपने इतना सुंदर गाना प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि गीतिका को बार बार अपने संस्थान में इनवाइट करें, और कोई भी कार्यक्रम होगा तो आपको जरूर हम आमंत्रित करेंगे फिर दोबारा से, ठीक है। और इसके साथ फिर से हम अपने जो हमारे अंत में जो हमारी जो कार्यकारी टीम थी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए,
मैं अपने आरजेस का आरजे अभय और आरजे भावना दोनों ने बहुत अच्छे प्रयास किया यहाँ पे एंकरिंग करने का। अभी दोनों ट्रेनीज हैं और बहुत शुरुआत है इनके कोर्स की, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा सारा कुछ बागडोर संभाली एंकरिंग के जरिए। तो दोनों को भी बहुत बहुत मोटिवेशन और आगे इसी तरह से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहिए, ठीक है। और मैं अपने कार्यक्रम निर्माता श्रीमती चेतना गोला मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी और अपने संपूर्ण आयोजन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और जिन्होंने मेहनत से और पूरे समर्पण से इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए हमें मदद की। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे एक्सपर्ट के साथ में हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने ग्रुप्स के साथ, जैसे आवी पब्लिक स्कूल है तो आप सभी आइए, तो हम आप सबके ग्रुप फोटोग्राफ्स अलग अलग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हो, और ताकि फिर हम आपको ये फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच। एक धन्यवाद बहुत जरूरी रह गया, वो है तरु मैम का धन्यवाद, क्योंकि एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सबसे पहले तो, क्योंकि इस पूरे आयोजन को आज जो ये हो रहा है, ये तरु मैम को अगर मैं बोलूं कि अपने सिंगल हैंडेडली मैम ने इसको संभाला है, तो तरु मैम को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।